चलिए आज का जो जिसको कहते हैं जो कर्म हम करने के लिए आए हैं वो कर्म करेंगे। राष्ट्र जी ने स्टार्ट बहुत अच्छे ढंग से कर दिया, क्योंकि हमारा रियल वैदिक एस्ट्रो फाउंडेशन बनाने का जो मोटिव था, मोटिव एक्चुअल में ये है कि जो चीजें अभी तक लोगों से दूर हैं, अब हुआ क्या है, आज की डेट में यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी चल रही है। यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी में सबको थोड़ी थोड़ी चीजें मिल जाती हैं, कुछ यहाँ से मिल गया, कुछ वहां से मिल गया, पर कंप्लीट नहीं हो पाता। उसका नतीजा क्या होता है कि हमारी नॉलेज अधूरी रह जाती है। और ये प्रोसेस सिर्फ यूट्यूब वाले एस्ट्रोलॉजर्स के साथ नहीं है। अगर मैं हिस्ट्री उठाऊं तो ये 700-800 साल से ऐसे ही चल रहा है। 700-800 साल से क्या हुआ, जब से हम लोग वैदिक से ट्रांसफॉर्म होके सनातन सिस्टम में आ गए। वैदिक को हमने छोड़ दिया। वैदिक को छोड़ के जैसे ही हम सनातन सिस्टम में आए, हमने एक परमात्मा को छोड़ के हजारों परमात्मा खड़े कर लिए, और उसके साथ ही एक एस्ट्रोलॉजी से हजारों एस्ट्रोलॉजीज खड़ी हो गई। बट एस्ट्रोलॉजी तो एक ही थी। कारण क्या है, एस्ट्रोलॉजी किसको डील करती है? आपको डील करती है। एस्ट्रोलॉजी है क्या? ज्योतिष है। और ज्योति किस चीज की है? ये आपकी आत्मा की ज्योति है। जब आत्मा की ज्योति है तो हम इसको डिफरेंट पैथियों में कैसे ले जा सकते हैं? जितना हम बाहर की तरफ जाते हैं, जिसको हम राहु इफेक्ट नॉर्मली कह देते हैं, जितना बाहर की ओर जाते हैं उतना कंफ्यूजन बढ़ती जाती है। हमेशा यही कहा जाता है कि आपने अगर सही तरीके से चीजों को सीखना है तो आपको बाहर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर आपके मन के अंदर है। और यही एस्ट्रोलॉजी है और यही स्पिरिचुअलिटी है। राज जी ने स्टार्ट किया कि एस्ट्रोलॉजी और लाइफ अलग नहीं है। एक्चुअल में ये दोनों चीजें एक ही है। या तो हम लाइफ से एस्ट्रोलॉजी को समझ लें या एस्ट्रोलॉजी से लाइफ को समझ लें, बात दोनों वही है। एक बिटिया ने बहुत अच्छी बात करते शुरुआत की थी कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। बिल्कुल बात बेटा आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो आपके अंदर हो रहा है उसी का एक्सप्रेशन आपके बाहर है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीजें हम देख रहे हैं आज की डेट में बाहर से भी उसका इफेक्ट है। इसको हम अदर वे अराउंड भी बोल सकते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। बात एक ही है, चाहे हम अंदर से बाहर की यात्रा कर लें या बाहर से अंदर की यात्रा कर लें, बात तो देखो वो ही रहती है। और आज जैसा प्राची ने शुरू किया कि असेंडेंट हैज टू बी वन। देखिए असेंडेंट एक ही रहेगा। कारण क्या है, जब आप एक हो, आपकी आत्मा एक है, तो आपके असेंडेंट अलग अलग कैसे हो सकते हैं? मगर अब आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि यहाँ भी बहुत सी कंफ्यूजन आपको दिखाई देती है। आपका चार्ट जिस दिन बच्चे का बर्थ हुआ आपका चार्ट बन गया। अब आप 60 साल 70 साल 80 साल जी रहे हो। अब उसमें आपकी बॉडी से लेकर आपकी साइकोलॉजी, और जो लोग स्पिरिचुअल लेवल पर भी चलते हैं उसमें हम स्पिरिचुअलिटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों लेवल्स पर आपके डे टू डे चेंजेस आ रहे हैं। आपकी बॉडी डेली बदल रही है, आपकी साइकोलॉजी डेली बदल रही है। आप पहले से बेटर मैच्योर होके मोर स्पिरिचुअल बनते जा रहे हो। अब ये जो चीज है हम चार्ट से कैसे देखें? देखिए एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशंस हैं, और ये लिमिटेशंस मेरा एक जितने लोग मेरे साथ एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं सबको एक ही बात कहता हूं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी लॉक में ही होता है जहां से, जिसको हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम का लॉक है, तो उसकी चाबी लगाने के लिए जो होल होगा वो उस लॉक में ही होगा। हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है। इफ वी हैव टू अनलॉक द लॉक, सो हमें की को लॉक के होल में ही लगाना है। सो आंसर लाइज ओवर देयर कि हमें बाहर कहीं नहीं जाना। उसके आंसर भी आपको एस्ट्रोलॉजी से ही मिल रहे हैं। वो ही गाइडलाइंस, हमें वैदिक से अलग नहीं होना। ऋषि पराशर ने जो हमें क्यू लाइंस दे दी, ऋषि जो थे बहुत लॉजिकल थे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, हम लोगों ने अपना माइंडसेट एकेडमिक कर लिया, बुकिश कर लिया। हम उन ऋषि के माइंडसेट में नहीं जाना चाहते। हम ये सोचना नहीं चाहते कि ऋषि जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी जैसे खूबसूरत शास्त्र की रचना की, उनके मन में क्या चल रहा था, कौन से लॉजिक्स थे। और आप सब जानते हैं
कि ये 100% फूल प्रूफ साइंस है। जब ये फूल प्रूफ साइंस है तो या तो साइंस हमारे तक पहुंचते पहुंचते उसका डुप्लीकेट हो गया, बहुत से मिसिंग लिंक्स आ गए और उसी मिसिंग लिंक्स की वजह से प्रॉब्लम आ गई, या हम अपनी शॉर्टकमिंग एक्सेप्ट करें कि हमने अपना ब्रेन और लॉजिक वहां पे लगाया ही नहीं। जो हमें फीडेड नॉलेज दे दी गई, जो सॉफ्टवेयर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर आपको दे दिया गया, आप उसी को फॉलो करते जा रहे हो। सो डिस्पैरिटीज तो आनी ही थी और यहीं से आज का मेरा टॉपिक शुरू हो जाता है और वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी। अब आप कहोगे कि ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू क्या लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है? देखिए, आपकी जब बॉडी रोजाना ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी साइकोलॉजी रोजाना ट्रांसफॉर्म हो रही है और कुछ थोड़ी सी परसेंटेज वाले लोगों की स्पिरिचुअलिटी भी रोजाना ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो हम चार्ट से कैसे? देखिए, बहुत डीप टॉपिक है आज का मेरा, लोगों को समझने में भी काफी आपको स्ट्रेस करना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने में, क्योंकि टॉपिक इजी नहीं है और आज तक आपने ये जो वर्ड सुना भी नहीं होगा कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी नाम की चीज भी हो सकती है। सो जैसे प्रेजेंटेशन आगे चलती है, मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर चार्ट में कोई चीज प्रेजेंट है, कोई टूल आपके पास है, वो क्या है? दैट इज राहु केतु एक्सिस। इसको हम एनर्जी एक्सिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी, जो लोग बीच में से शास्त्र पढ़ते हैं उनको पता होगा, शास्त्रों में बार बार एक लाइन रिपीट की जाती है कि हमारी लाइफ चक्र के समान घूमती है और ये जो चक्र है, चक्र को घुमाने वाला जो टूल है वो कौन है? वो हमारा मनस है, हमारा मन है। मन ही उस चक्र को, जीवन चक्र को घुमाने में सक्षम है, कैपेबल है। अब आप देखिए, जब शास्त्र कह रहे हैं वो ये है, तो अब आप कहोगे कि जी आपने मन की बात क्यों नहीं की, आप सीधा राहु केतु पे क्यों आ गए? अब ये मैं आपको यहाँ, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं टीचिंग करता हूँ तो प्रॉपर्ली टीचिंग करता हूँ, कोई बीच में से मिसिंग लिंक छोड़ता नहीं। अब राहु केतु क्या है, आप इसको समझिए। राहु केतु आपके मन की ही तो प्रोजेक्शन है। जो आउटवर्ड प्रोजेक्शन है उसको हम राहु जानते हैं और जो इनवर्ड प्रोजेक्शन है दैट इज केतु। अब आप देखिए, आप वो फिगर भी याद करिए जो लोग आप सबको पढ़ाया गया है, कैसे बनती है? चंद्रमा और सूर्य का जब एलिप्टिकल आपस में इंटरसेक्ट होता है, जो नॉर्थ नोड बनेगा दैट इज राहु, जो साउथ नोड बनेगा दैट इज केतु। सो राहु केतु कोई अलग की चीज नहीं है, ये आपके मन की ही प्रोजेक्शन है। और शास्त्र जब ये कह रहे हैं कि आपको जो टूल दिया गया है वो मन है, आपका मनस है, और एस्ट्रोलॉजी में वो क्या है? दैट इज मून, चंद्रमा है। सो अब हमें यहां से क्रू लाइन लेके आगे चलना है, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी बेस होने वाला है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये साइकोलॉजी का शास्त्र है। ये चीजें अब आप जानते हैं कि राहु केतु क्या है, एक दूसरे से सेवंथ ऑपोजिट पड़े हैं। अब बड़े सामने हैं बट दे आर वन एंटिटी, वी कैन नॉट सेपरेट दीज टू। अगर हमें राहु को देखना है, हमें केतु को साथ में लेना पड़ेगा। विदाउट केतु हम राहु को डिसाइफर नहीं कर सकते। जो लोग भी ये गलती करते हैं उनके एनालिसिस कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाले, ये बात मैं आपको लिख के दे देता हूं। जब आप केतु को देख रहे हो तो आपको राहु के कैरेक्टर्स को तो बीच में लेना ही पड़ेगा। अब ये एक एनर्जी एक्सिस बनता है और पूरे चार्ट में सिर्फ ये एक ही एनर्जी एक्सिस है जहां से आपका चार्ट घूमने वाला है। अब दे आर द नॉर्थ नोड एंड द साउथ नोड, दे रिप्रेजेंट द बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ए पर्सन। अब ये जो चीज है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ये डाइकोटमी क्या है? आप रोज सोचते हो कि हर बात में डायलेमा क्यों आ जाता है, हम करें ना करें, यस नो। अब ये क्या है? और कुछ नहीं है, दिस इज व्हाट राहु एंड केतु। और ये क्या है? जब हम एस्ट्रोलॉजी को लाइफ के साथ इकट्ठा करते हैं, लाइफ और एस्ट्रोलॉजी अलग नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी को लाइफ के हिसाब से समझने का प्रयास करोगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि राहु केतु एक्सिस कोई खास बात नहीं है, ये लाइफ ही है।
जो डेली डाइकोटमी, डेली कॉन्ट्राडिक्शन हमारे मन में आती कहाँ है? मन में। अब आप देखिए, बन गए वो राहु केतु, डाइकोटमी आपके मन की थी। ये जो आउटवर्ड इनवर्ड जो पुल एंड पुश की थ्योरी है, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल आपके मन से ही चल रही है। नाउ द अपोजिंग एनर्जी फॉर्म द एनर्जी एक्सिस ऑफ द हॉरोस्कोप। दिस एनर्जी एक्सिस or the energy emanated from the pulling apart action or opposition is capable of giving rotation to the life cycle। अब आप देखिए, आपकी डाइकोटमी क्या है कि मैं ये पर्टिकुलर कर्म करूं या ना करूं। अब आप कहोगे कि इसमें हम गाइड लेंगे, जुपिटर की गाइड ले लेंगे या कुछ लोग वीनस की गाइड ले लेंगे, दो गुरु हमारे पास अवेलेबल हैं, साथ में हम अपने मर्करी को यूटिलाइज कर लेंगे कि मर्करी आपकी बुद्धि है, वो आपको गाइड कर देगा। बट इज इट दैट सिंपल? क्या वो प्लेनेट आपके पास आके आपको बताने वाले हैं? आपको उन प्लेनेट्स के पास जाके यानी कि गाइड लेनी है। तभी जो प्राष्टी बोल रहे थे, मैं तो हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, ये बात आप सभी लिख के रख लें कि कोई प्लेनेट आपको कोई इंपैक्ट नहीं देता, आपको उन प्लेनेट से इंपैक्ट लेना होता है। और वो लेने के लिए हमारे पास एक ही टूल है, और वो क्या है? आपका चंद्रमा, आपका मन और आपका राहु केतु एक्सिस, जहां से आप यस नो का डिसीजन करने वाले हैं। और वहीं से ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी या हमारी बेसिक साइकोलॉजी की शुरुआत होगी। बच्चा डेवलप करता है, आप इस तरह सोचिए, बच्चा डेवलप करता है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या है? एक बेसिक साइकोलॉजी के साथ बच्चा जन्म लेता है। बच्चे को गुस्सा आता है तो पूरा गुस्सा आता है, उसको ये कोई मतलब नहीं है, उसको पॉलिटिक्स आती नहीं है कि ये मदर है या फादर है, उसने अगर किसी के थप्पड़ लगाना है तो लगा ही देना है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप चीजों को लर्न करते हो, वो बात वाला है कि दैट मींस ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन योर साइकोलॉजी, ये लर्निंग प्रोसेस। बट आज का मेरा टॉपिक है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट में कैसे देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे चलते हैं। इस कॉन्ट्राडिक्शन से, इस डाइकोटमी से ही हमारी साइकोलॉजी निर्मित होती है। कारण क्या है? अब आप देखिए, बच्चा डिसाइड करता है कि मैंने, अब मेरे को गुस्सा है, मैंने उसके थप्पड़ लगाना है या उसके लात मारनी है। बच्चा बहुत छोटा है, अभी उसको कोई समझ नहीं है, तो आप क्या सोच सकते हो कि उसमें मार्शल इफेक्ट ज्यादा है। इसी तरह एक बच्चा बिल्कुल चुप रहता है, एक बच्चा वाइजली उस सीन को मतलब यानी कि अपने तरीके से करने की कोशिश। यहाँ से आपको समझ में आता है कि यहाँ पर कई साइकिल्स हैं, कई तरीके हैं जहाँ से बेसिक साइकोलॉजी है, और ये बेसिक साइकोलॉजी आपको चार्ट में देखनी है। सो आगे चलते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन दैट इज पॉसिबल इन ए कुंडली। देखिए 6 ही मेन कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो आपके चार्ट में पड़ी है, और देखने के लिए अब तो आपको समझ में आ गया कि टूल कौन सा है, दैट इज राहु केतु एक्सिस। सो अब ये जो 6 कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कहां से? राहु केतु एक्सिस इन फर्स्ट हाउस, राहु केतु एक्सिस इन सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस एंड सिक्स्थ हाउस। उसके बाद तो रोल रिवर्सल है, केतु राहु हो जाएगा, राहु केतु हो जाएगा, साइकोलॉजी उलट जाएगी। सो आप इस तरह लेकर चलिए कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन किसी भी ह्यूमन बीइंग में या बेसिक साइकोलॉजी के ट्रेट किसी भी ह्यूमन बीइंग में 6 तरह के ही हैं। अब यहाँ से हमें देखना कैसे है, समझना कैसे है, ये अब आप प्रेजेंटेशन में देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट एट 7th हाउस प्लेसमेंट। This is the most basic contradiction and our Kalpurush Kundali concept is based on this type of contradiction. देखिए, जो ऋषि पराशर ने हमें समझाने के लिए सबसे पहला चार्ट बना के दिया, वो भगवान विष्णु का चार्ट था, that is known as कालपुरुष कुंडली। आप सब जानते हो। उसमें अगर हम देखेंगे तो आप देखिए फर्स्ट और 7th हाउस में अगर हम राहु केतु को प्लेस करें तो ये हमारी फर्स्ट और 7th हाउस की प्लेसमेंट बन जाएगी, राइट? अब फर्स्ट हाउस आप जानते हो, आज के प्राची के वाले सेशन में भी ये बात हुई, प्राची ने भी आपको बहुत क्लियरली समझाया कि फर्स्ट हाउस क्या है। वो आपको आपकी आइडेंटिटी है। आज का क्योंकि वर्ड थोड़ा सा एब्रिविएशंस यूज करने वाला है, वो क्या है उसमें आप देखो, हम उसको आईडी वर्ड यूज कर लेते हैं कि फर्स्ट हाउस इज योर आईडी। अच्छा,
Actually, this contradiction is basic between physical and gender identities. अब आप देखिए, ये साइकोलॉजी की बात है. फर्स्ट हाउस इज योर फिजिकल आइडेंटिटी हाउस. आप कैसे हो, आपका फेस कैसा है, आपका कलर कैसा है, आपके फेशियल फीचर्स कैसे हैं, ये आप सब जानते हो कि फर्स्ट हाउस क्या है. अगर राहु फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपके असेंडेंट तो नहीं ना बदलने वाला, वो तो वही रहेगा. राहु के आने से कोई आपकी नाक टेढ़ी नहीं होने वाली, कोई आपका कान उल्टा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज योर फर्स्ट हाउस, वो तो आपका भाव है बस. अब सेवंथ हाउस अब क्या है, अब आप देखिए, सेवंथ हाउस इज योर जेंडर हाउस. ये चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलने वाली, ये बहुत डीप रिसर्च की चीजें. हालांकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है कि सेवंथ हाउस क्या है जी, वाइफ का, हम लोग स्पाउस से ले लेते हैं, लेडी का, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल थिंग. That is your gender. Seventh house is your gender. अब यहाँ से क्या चीज निकलेगी, अब आप देखें आगे. Physical identity is formed by self-image of personality that keeps on changing throughout our life. अब देखिए, ये तो अब आपको मैंने समझाई दिया कि पूरी लाइफ में फिजिकल चेंजेस तो आपके आते रहेंगे, और फिजिकल चेंजेस जैसे जैसे आप में आते रहेंगे, आप चीजों को बदलते रहोगे. आपके फेस छोटा था, बड़ा हो गया. अब आपके पहले चेहरा स्किन आपकी साफ थी, धीरे धीरे ओल्ड आ गए, आपके रिंकल्स आ गए. तो ये तो चेंज आपका आता ही रहेगा. अब इसमें हम आगे क्या देख सकते हैं. अकॉर्डिंगली वी हैव फॉलोइंग सेल्फ इमेजेस: इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलेसेंट, यंग, एडल्ट, मैच्योर एंड ओल्ड. इसमें कोई खास बात नहीं, आप इजीली समझ सकते हो इस चीज को. नाउ Rahu Ketu transit in various periods gave us clues to the specific formation of different self-images. That is individuality, self-esteem, personal recognition, etc. ये easy है बातें. ये क्या है, ये आपका ID है, आपका identity है. First house वही चीजें बता रहा है. अब first and seventh house placement will underline the behavior and will try to fulfill the weakness of self-image with the help of corresponding gender identity provided by the seventh house. अब आप देखिए यहाँ पर उस seventh house का principle of opposition, या कुछ लोग उसको principle of attraction भी कह देते हैं, तो वो यहाँ पर अप्लाई होता है. अब ये कैसे अप्लाई होता है, अब आप देखिए. अब seventh house में आपका gender क्या है, उससे आपका first house affect होगा, क्योंकि seventh house is your शक्ति स्थान. आपको शक्ति मिलेगी आपके ऑपोजिट सेवंथ हाउस से. सेवंथ हाउस में जो पावर पड़ी होगी, अगर वो फेमिनिन पावर है तो आप में फेमिनिन कैरेक्टर्स आ जाएंगे. अगर वहां पर मेल कैरेक्टर्स पड़े हैं तो आप में मेल कैरेक्टर्स आ जाएंगे. और कुछ लोगों में आपको मिक्स भी दिखाई देगा. देखिए, ये अब जो लोग तो थोड़े से साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस को थोड़ा सा समझते हैं, उनके लिए ये बात समझनी बहुत आसान है कि हर मेल में फीमेल हार्मोन होते हैं, हर फीमेल में मेल हार्मोन होते हैं. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं. मेल है तो उसमें मेल हार्मोन थोड़े से ज्यादा हो गए, फीमेल है तो फीमेल में फीमेल हार्मोन ज्यादा. मगर वही हार्मोन्स आपके फर्स्ट हाउस को डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं से आपका साइकोलॉजी ट्रेट निर्मित हो रहा है. जेंडर आइडेंटिटी मींस दैट द जेंडर इमेज इज स्पेसिफिक. अब आप देखिए, असेंडेंट बदलने वाला आपका नहीं है, आप बहुत श्योर हो जाएंगे इस बात में. तो वो आपका स्पेसिफिक ही होगा, and strongly backed by the precise thinking patterns that defines the role and differences based on the ideas that define gender. अब सीधी एक बात है, सेवंथ हाउस में क्या क्या पड़ा है, उससे आपका फर्स्ट हाउस इफेक्ट होगा. मेल पड़े हैं तो आप मेल कैरेक्टर्स आ गए, फीमेल में भी मेल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, मेल में फीमेल कैरेक्टर्स आ सकते हैं. और ये चीजें आप रोजाना लाइफ में देख रहे हो. देखो, ये चीजें चार्ट में आपको कोई नहीं बताने वाला, किसी बुक में आपको ये चीजें नहीं मिलने वाली कि ये कैसे बनती है. नाउ जेंडर आइडेंटिटी ऑलवेज ओवरलुक्स और आउटग्रोज द बायोलॉजिकल डिफरेंस दैट कॉजेज इट. अब ये क्या है, जेंडर आइडेंटिटी ऑलवेज ओवरलुक्स द बायोलॉजिकल डिफरेंस दैट कॉजेज इट. अब बायोलॉजिकल डिफरेंस क्या है, आप मेल हो, आप फीमेल हो. अब मेल में फीमेल हार्मोन है, फीमेल में मेल हार्मोन है. अब आप देखिए, आपका फर्स्ट हाउस वहां से अफेक्ट हो गया. या इफ यू आर ए ट्रांसजेंडर, इवन दैट
फर्स्ट हाउस इज गोइंग टू अफेक्ट इट। सो ये साइकोलॉजी आपकी जो निर्मित होनी है ये आपके 7th हाउस ऑफ योर शक्ति स्थाना, दैट इज gonna determine the identity of your first house. Such persons seek to be super males, super females or transgender traits to be more than they actually are. अब आप देखिए बहुत से लोग हैं, चलते हुए से आप पता लगा सकते हो कि ये गर्लिश है या बॉयिश है। आपको ये चीजें देखो रोज में दिखाई देंगी। आप एस्ट्रोलॉजी को कुछ अलग ना लेके चलो, इसको लाइफ के साथ मिलाओ, आपको चीजें समझ में आएंगी कि आप रोजाना ये चीजें देख रहे हो। राहु इज एन अनयूजुअल अपीयरेंस ऑफ पर्सनैलिटी, बट यहाँ पर राहु आपकी साइकोलॉजी में एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी जरूर देगा, क्योंकि राहु ने सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके हार्मोन्स को करना है, तो वहां से आपकी आइडेंटिटी इफेक्ट होने वाली है। Now this contradiction is of two types, translogical and exhibitionist. अब आप देखिए ये हमेशा दो तरीके से चलती है। ट्रांसलॉजिकल यानी कि लॉजिक से भी परे, जिसमें लॉजिक्स कुछ नहीं आते। अब वो लॉजिक्स क्या हैं? लॉजिक्स 7th हाउस में 10th हाउस शक्ति स्थान आपका क्या है? फीमेल पड़ा है, बट इंसान आ गया मेल। अब ये लॉजिक से परे की बात होगी। अब उसमें कौन से हार्मोन ज्यादा इफेक्ट करने वाले हैं, ये लॉजिक से परे की बात है। अच्छा, कुछ लोगों को आप देखोगे बहुत एक्सिबिशनिस्ट होते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं। अच्छा, अब शो ऑफ के लिए बताइए एस्ट्रोलॉजी में हम उसको कैसे बता सकते हैं कि ये आदमी एक्सिबिशनिस्ट है? कुछ लोग बहुत शो ऑफ करने वाले होंगे, कुछ नहीं शो ऑफ करने वाले। सो ये आपको बहुत आसानी से कैसे पता लगेगा? दैट मींस राहु इज इन फर्स्ट हाउस एंड केतु इज इन 7th हाउस। अब केतु क्या है? केतु इज प्योर लॉजिक। अब केतु आपकी बॉडी है, केतु आपको स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी दे रहा है, और केतु आपके पास्ट लाइफ मतलब जो इन्फ्लुएंसेस है वो भी लेकर आ रहा है, तो वहां से आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट होने वाली है। सो दैट इज ट्रांसलॉजिकल, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ केतु पोजीशनिंग इन 7th हाउस। अच्छा, अब राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब आपको क्या है कि हार्मोन्स आपके चाहे मेल हो तो मेल में मेल, फीमेल में फीमेल, तो वो एक्सिबिशनिस्ट। आप उसमें ये भी कह सकते हैं कि 7th हाउस वीनस का है तो वेनेशियन कैरेक्टर्स आपके बढ़ रहे हैं। सो वो उसके आगे का सब्जेक्ट है। नाउ राहु रिप्रेजेंट्स ट्रांसलॉजिकल एंड केतु एक्सिबिट्स द एक्स फैक्टर। देखिए एक्स फैक्टर एक्सिबिशनिस्ट, हम कह देते हैं ना आजकल ये वर्ड बहुत चलता है कि फला आदमी में एक्स फैक्टर है। अब वो एक्स फैक्टर क्या है? जो दूसरों से उसको डिफरेंट बनाता है। दैट इज व्हाट द रोल ऑफ राहु। राहु ही आपको दूसरों से डिफरेंट बनाएगा, which is given by the characters of spent past life, learning about relationships and social conduct. चीजें देखिए, आप जो हो ये मत सोचो आप जो हो ये इस जन्म से बन गए। नो, आपके जो पास्ट लाइफ के संस्कार आ रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके इस बर्थ को, आपके आईडी को गवर्न करते हैं। अब ये बीच-बीच में थोड़ा सा मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। First 7th house placement. This energy axis or the contradiction can be best understood if we refer to the horoscope of biggest star of Bollywood cinema, that is Amitabh Bachchan, and understand how it can be synthesized to bear miraculous results leading to charisma of personality. अब आप देखिए केतु इन 1st हाउस, राहु इन 7th हाउस। अब आप देख लीजिए स्ट्रेंथ उसको कहां से मिली? राहु इन 7th हाउस। राहु इज व्हाट? सिनेमा इज। अच्छा, अब आप देखिए अमिताभ बच्चन इज वेरी वेरी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। बाहर स्टेज पे वो बात करेगा, आप कभी उससे पर्सनली मिल लेना। जो लोग मिले हुए हैं मेरे जैसे उनको तो पता है कि इज ए हाईली इंट्रोवर्टेड पर्सन। अच्छा, फिर केतु है, स्पिरिचुअल इंटेंट भी दे रहा है, तभी आप देखोगे मंदिर मंदिर घूम रहा है अमिताभ बच्चन। तो ये जो करिश्मा एक्स फैक्टर दिया, किसने दिया? एक्स फैक्टर राहु ने दिया। नॉर्मल लुक्स हैं, हालांकि देखो अमिताभ बच्चन इज नॉट वेरी हैंडसम, नॉर्मल लुक्स हैं, बट वो जो एक एक्स फैक्टर मिला है वो परमात्मा ने किसी को नहीं दिया। दैट इज व्हाई अमिताभ बच्चन इज यूनिक। सो 1st and 7th house placement
is bound to give you your unique ID. ये आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है, ये आपको इस तरह समझने हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। And the second bar chart which can highlight gender identity curve belongs to great psychologist Sigmund Freud, who underlined sexual desire to be the determining factor of basic personality of human. अब आप देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, राहु और वीनस इकट्ठे हो गए। देखिए सिगमंड फ्राइड की आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लीजिए, वो कहाँ पे बेस्ड है? दैट इज सेक्स ओरिएंटेड। 100% उसकी साइकोलॉजी सेक्स बेस्ड साइकोलॉजी। अब आप देख सकते हो कि आप इस तरीके से जब चार्ट को डिसाइफर करोगे, आप आदमी के बारे में कितना बढ़िया तरीके से प्रेडिक्शन वर्ड मैं तो कहता नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए साइंस फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस। एस्ट्रोलॉजी इज सिंपली ए साइंस टू नो योरसेल्फ, योर इनर एनर्जीज। इनर एनर्जीज को अगर आप समझ सकते हो तो आपके लिए दूसरों के बारे में बताना बहुत इजी हो जाता है। आगे चलते हैं, सेकंड एंड 8th प्लेसमेंट, ये आपकी सेकंड प्लेसमेंट हो जाएगी। नाउ सेकंड हाउस जैसे बात हो रही थी, ये कान है, ये मतलब कम्युनिकेशन है, ये सब आप चीजें जानते हो, मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। दिस एनर्जी एक्सिस placement deciphers the focus of life in relation to speech, money making capability, foresight, knowledge, taste, etc. majority material desires। ये बात करी गई है सेकंड हाउस की मटेरियल चीजों के बारे में, और अगर राहु वहां पे है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये आपकी मटेरियल चीजें बढ़ने वाली हैं। सिंपल हो गया आप आपके लिए, देखिए बात को समझना। अब क्या है, देखिए this represents the basic contradiction between the positioning of being haves and have-nots। अब आप देखिए मजे वाली चीज, सेकंड हाउस मनी का हाउस है, वहां पे राहु है तो चीज एक्सपैंड हो गई, बढ़ गई, मींस हैव्स। इसका ऑपोजिट हाउस, अब वहां पे केतु आ गया तो दैट मींस हैव-नॉट्स, वहां पे आपको ये चीजें नहीं होने वाली। तो इंसान की बेसिक साइकोलॉजी हैव और हैव-नॉट्स के बीच में घूमने वाली है। आप किसी का भी चार्ट उठा के प्रेडिक्ट कर लीजिए कि आपकी साइकोलॉजी में ये दोनों बातें मिलने वाली हैं कि अगर आपको चाहिए तो सब कुछ चाहिए और पूरी मात्रा में चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटी में चाहिए, मगर वो आदमी वर्स्ट सिनेरियो में भी सरवाइव करने की कैपेबिलिटी रखता है। मींस हैव्स और हैव नॉट्स उसकी साइकोलॉजी में आप 100% प्रेडिक्शन बोल सकते हो, कहीं पे भी आपको गलती नहीं होगी। आगे चलते, द मोस्ट prominent characteristics of this placement is life-threatening insecurity. Very important thing. This characteristic is given by Ketu, which shows that the spent past life was in research of occult, meditative techniques, mystical realms, death-like situations arising due to long-term illness and meditation. आज बीच में एक दो क्वेश्चन आए थे, मैं पहले लगा था कि बीच में थोड़ा सा इंटरव्यू करूं कि ऑकल्ट मेडिटेशन की। अब ये जो आउट ऑफ बॉडी, किसी ने एस्ट्रल ट्रैवल की बात करी, ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हैं ये आपको 8th हाउस से ही मिलने वाले हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअल होंगे, जो लोग लॉन्ग टर्म डिजीज में चले जाते हैं, देखो उनको भी कई बार इस तरह की डेथ एक्सपीरियंस हो जाती है, फिर वो आके स्टोरी सुनाते हैं कि जी मैं कोई यमराज ले गया था, मैं वापस आ गया, लाइक दैट। ये आपने रोजाना सुनी है लाइफ में। बट ये जो डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस हैं ये मेडिटेशन में भी, जो हमारे जैसे लोग मेडिटेशन करते हैं उनको ये एस्ट्रल ट्रैवल मिलता है। सो ये जो चीजें हैं हैव्स और हैव नॉट्स में, मींस क्या है, राहु आपको मटेरियल हैव्स दे रहा है और केतु कहता है कि मटेरियल हैव नॉट्स। जब आपको मटेरियल चीजों से डिसोशिएट होना है, ये वर्ड मेरा आप नोट करके रख लीजिए कि केतु क्या है, केतु आपको मटेरियल चीजों से डिसएसोशिएट करने वाला है। सिंपल है बातें, जब आप उनको अप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। Persons are seen acquiring, amassing lots of holdings, ownership or prominent official positions to ward off their overpowering sense of insecurity। अब आप देखिए इनसिक्योरिटी कहाँ पे आई, ये साइकोलॉजी का पॉइंट है 8th हाउस में। दैट इज बिकॉज ऑफ केतु, जो आपके पास्ट लाइफ से कि आपके पास वो चीजें नहीं थी, दैट इज व्हाई दैट काइंड ऑफ फियर साइकोसिस इज देयर। सो उसको पूरा करने के लिए आप मटेरियल चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे मुकेश अंबानी पैसे बनाता जाएगा मगर मन नहीं भरेगा। अब वो जो चीज आती है ये लगता है, आप रोजाना देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो मर्जी कोट कर दो। थ्रेट ऑफ लूजिंग मच
in case of confronting impending losses can cause heart attacks or the appearance of violent or suicidal tendency. This is very important. जब आपकी साइकोलॉजी नेगेटिव होने लगती है, क्योंकि सेकंड हाउस में मून आपका क्या पड़ा है, बोलिए फटाफट। यस, अब आप देखिए, सो मून को डिप्रेशन पकड़ते टाइम नहीं लगेगा, तो यहाँ पर सुइसाइडल टेंडेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। ये अकेला एस्ट्रल ट्रैवल ही नहीं है, सिर्फ डेथ ही नहीं है, यहाँ पर सुइसाइड भी है 8th हाउस में। अब आप एग्जांपल लेते हैं। This contradiction makes the native with a placement over possessive or suffused with inclination to sacrifice all what they have, as clearly seen in शहीद भगत सिंह चार्ट। अब क्या है, ये लोग ऐसे होते हैं, बहुत कुछ इनके पास आ गया या ये बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हैं, यानी कि दोनों तरफ के आपको हैव्स और हैव नॉट्स मिलने वाले हैं। तभी बहुत छोटी सी एज में देश के लिए दुनिया छोड़ दी, सब कुछ कर, इस तरह के लोग भी आपको। अब ये वैसे आप अगर साइकोलॉजी के हिसाब से सोचोगे, क्या ये सुइसाइडल टेंडेंसी नहीं थी? इट वाज, बट वो ठीक है कि उसका मोटिव डिफरेंट था, हमारे नेशन के लिए था। दैट इज व्हाई सबसे बड़ा शहीद का खिताब अगर किसी को मिला है वो भगत सिंह को ही मिला है। अब सेकंड हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमारी फ्रेटर्निटी के लिए, दो बड़े ही नाम हैं, डॉक्टर बीवी रमन और प्रोफेसर के एन राव। अब आप देखिए बीवी रमन के चार्ट में, अब आप देख लीजिए कहां पे पड़ा है, राहु इन 12th हाउस है, केतु इन 6th हाउस, हैविंग 6th हाउस ऑफ एनर्जीज। जब बीवी रमन की आप लाइफ उठा के देख लीजिए, जब बीवी रमन ने पैसे के पीछे भागने की कोशिश की, he fell flat। जब स्पिरिचुअल टेंडेंसी के साथ वो आदमी काम करता है, लाइफ उठाइए आप, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे अप्लाई होती हैं। जितने बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, पब्लिकेशन हाउस बिल्कुल फ्लैट हुआ। अच्छा, साइमल्टेनियसली व्हेन ही स्टार्टेड मेकिंग प्रेडिक्शंस, सारी प्रेडिक्शंस फेलियर हुई। नो डाउट प्रोफेसर के एन राव हेल्प्ड हिम अ लॉट इन दैट, क्योंकि कारण क्या था, वो सेकंड हाउस कम्युनिकेशन का था, राहु वाज देयर। सो ये चीजें देखिए, जब आप अप्लाई करोगे तब आपको समझ में आएगी कि ये कैसे अप्लाई होती है। अब लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज 3rd and 9th हाउस प्लेसमेंट। दिस टाइप ऑफ राहु केतु प्लेसमेंट डिनोट्स बेसिक डाइकोटोमी ऑफ सच नेटिव्स एज अ शार्प स्प्लिट बिटवीन पर्सनल एंड कलेक्टिव मॉरलिटी। पर्सनल और कलेक्टिव मॉरलिटी, or in simple words between individual laws and the laws that govern the reality। ये अब आप देखिए कैसे है। 3rd हाउस क्या है, आपके एक ही वर्ड से आप समझ लीजिए, आपकी एफर्ट्स हैं, और 9th हाउस क्या है, जो आपको सिस्टम दे रहा है, यानी कि अब आपके क्या है, एक तरफ इंडिविजुअल लॉ है और दूसरी तरफ कलेक्टिव मॉरलिटी है, क्योंकि जुपिटर का घर है, तो मॉरलिटी कलेक्टिव वहां पे हो जाती है, तभी हम उसको डिवाइन के साथ जोड़ देते हैं। Individual laws will be having relation to 3rd house factors, including physical and psychological strength, confidence, motivation, creative and organizational capabilities, and relations with younger siblings and choice of travel। वो आपको मालूम ही है कि 3rd हाउस शॉर्ट जर्नीज का है, 9th हाउस लॉन्ग जर्नीज का है। ये चीजें देखिए, इसको मैं ज्यादा डिटेल नहीं करने वाला क्योंकि सब्जेक्ट में लंबा हो जाएगा। Such persons are strong critics of weaknesses of one's character and that of cultural practices prevalent in society, that is आर्द्रा नक्षत्र। सबसे इजीली आपको ये बातें समझ में आती। आर्द्रा नक्षत्र वाले अपनी शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरों को सबको ब्लेम करते रहेंगे, सबको ब्लेम करेंगे, पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, सोसाइटी को ब्लेम करेंगे, अच्छा इवन परमात्मा तक को ब्लेम करेंगे कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं लगी। तो अब आप देखिए ये चीजें कितने खूबसूरत तरीके से निकल आती हैं जब आप लाइफ को एस्ट्रोलॉजी के साथ मिलाते हैं। When this contradiction is not resolved and overpowers them, then it is seen to nurture their prejudices as if these are their ideals। ये लोग बहुत हार्डलाइनर होते हैं। अब आप देखिए मेजॉरिटी लोगों के जिनके 9th हाउस में राहु पड़ा हो, they are rationalistic fundamentals। परमात्मा के प्रति उनके विचार 100% लॉजिकल होंगे, परमात्मा को एक्सेप्ट करेंगे बट रिचुअल्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाले।
आप ये चीजें नोट कर सकते हो और आप 100% चार्ट पे अप्लाई कर देना, बिना आंख बीच के कर देना, आपको मिलने वाले हैं। और ये चीजें आपको एज इट इज देखने को मिले, क्योंकि कारण क्या है, अब यहाँ पे उनके फंडामेंटल्स जब स्ट्रॉन्ग हो गए, राहु ने क्या किया, जुपिटर को एक्सपेंड कर दिया। लॉजिक की बात करो, मैं तो आपको लॉजिकली भी हर चीज समझा सकता हूँ कि जुपिटर को एक्सपेंड कर दिया एंड जुपिटर इज ए फंडामेंटलिस्ट, क्योंकि एकेडमिक प्लैनेट है ना। देखिए अब जो लोग यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे होंगे कि जी ऋषि पराशर के खिलाफ हम कोई बात नहीं सुनेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जी हम फला हमारे देवता के बारे में, हमारी देवी के बारे में हम कोई बात नहीं सुनेंगे, और कुछ लोग होंगे बिल्कुल डिनाउंस करने वाले। ये देखिए ये चीजें आपको मिलनी है साइकोलॉजी, और ये चीजें आपको चार्ट से ही देखनी है, और मैं इसीलिए ये बहुत प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। Now prejudices can be their pitfalls also, which can swallow and destroy them. अब देखिए किसी के prejudices बहुत ज्यादा हो गए, अब वो क्या करेगा, उसकी साइकोलॉजी विकेटेड हो जाएगी, वो बहुत हार्डलाइनर बन के सोसाइटी के लिए मिसफिट बन जाएगा। लाइफ में बहुत से लोग होते हैं, आप देखो उनको हम अनसोशल डिक्लेयर कर देते हैं, हम उनको घर बुलाना पसंद, क्योंकि वो जहां भी जाएंगे, मंदिर जाएंगे मंदिर के खिलाफ बोलेंगे, आपके घर में जाएंगे आपके घर की कमियां निकालेंगे। आप इन लोगों को रोजाना देख सकते हो, दे शो लीस्ट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स इनजस्टिस, बट एक बात है, इनजस्टिस के खिलाफ ये हमेशा खड़े होंगे बिकॉज ऑफ, अब आप इजीली समझ सकते हो ये चीज कौन दे रहा है, जुपिटर एंड द कार्मिक प्लैनेट ऑफ 9th हाउस, दैट इज सैटर्न। सिंपल बात है ये, क्योंकि सैटर्न कभी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करता, बहुत लॉजिकल प्लैनेट है, और जुपिटर तो है ही लॉफुल प्लैनेट, तो ये चीजें इस तरह निकलेंगी। बट by being enthusiastic towards what they think are causes, they can drown one and all whom they club as their enemies, so can be more unjust than being just, ultimately given by Ketu having influences coming from past life with certain or traditional belief systems. अब ये लोग क्या होते हैं, मैं बताऊं, आपको पता है बापू आसाराम जेल में है, कुछ लोग जो बापू आसाराम को देवता मानते हैं, वो जेल में चला जाए, लाखों केसेस उसके ऊपर हो जाए, लॉफुली उसको एडिक्ट भी कर दिया जाए, बट वो नहीं मानने वाले, वो कहेंगे कि हमारा तो भगवान बापू आसाराम है। ये आपको ये डाइकोटमी इस प्लेसमेंट से मिलने वाली है, ये जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। नाउ सो टू सिंथेसाइज एंड ओवरकम देयर नेचुरल वीकनेस, they generally look towards higher order morality or the universal laws of nature. अब देखिए एक तरफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मोरालिटी दैट इज कमिंग फ्रॉम जुपिटर एंड सैटर्न, और दूसरी तरफ क्या है, यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर। अब 9th हाउस, यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात समझा, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, राइट, बट जुपिटर के पास हर तरह की नॉलेज नहीं है, जुपिटर का फील्ड बहुत लिमिटेड फील्ड है, और उसमें जो एक वर्ड में अगर आप उसको सीखना चाहते हो, दैट इज जुपिटर इज द नोअर ऑफ डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन। डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज जुपिटर के पास है, दैट्स ऑल। अब डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज जिसको भी मिल जाएगी, अब वो कहीं ना कहीं हर तरह के पनिशमेंट से, पेनल्टी से बच जाएगा, वो चाहे आपके बॉडी की हो, चाहे आपके सिस्टम की हो, या परमात्मा की हो। अब आपको डिवाइन सिस्टम समझ में आ गया तो आप लाइफ में गलती करोगे ही नहीं, जब गलती ही नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसमें हम थोड़े से ये एग्जांपल लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, who presided over Constitution Committee, who formed Indian Constitution and who is also known as the Messiah of Social Justice for Dalits. अब आप देखिए बहुत हार्डलाइनर अप्रोच थी कि दलितों को इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, और उसको उसने कॉन्स्टिट्यूटरी मतलब उसमें डाल दिया, चाहे वो कितने परसेंट लोगों को अफेक्ट करती थी और कितने को नहीं करती थी। देखिए अब ये लोग इसी तरह डिसाइड करते हैं कि साइकोलॉजी ऐसी ही चलती है, क्योंकि अगर इनके साथ इनजस्टिस हुआ, ये इनजस्टिस दूसरों के ऊपर भी करने वाले हैं। बहुत हार्डलाइन फंडामेंटलिस्ट, हार्डलाइन फंडामेंटलिस्ट। वो अलग बात है कि जुपिटर है
नॉलेज तो है, दैट इज व्हाई ही हेडेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आल्सो। अब सेकंड इसका लेते हैं, दैट इज हॉरोस्कोप ऑफ फेमस स्वामी योगानंद। आज किसी ने नाम भी दिया था कि ये स्वामी योगानंद का मतलब वो है who believed firmly in universal order hidden behind outward reality। अब आप देखिए, स्वामी योगानंद ने इंडिया में काम नहीं किया, बाहर जाके काम किया। क्यों? क्योंकि राहु 9th हाउस में था, लॉन्ग टर्म ट्रेवल्स थे, सीधी। देखिए अब ये चीजें आपके लिए, बट उनका भी एक बात 100% है, इंडियन चीजों को भी उन्होंने बहुत डिनाउंस किया। उनके आप व्यू पॉइंट उठा के देख लीजिए, बहुत सी चीजें बात वेदांत की करते थे, मगर वेदांत की बहुत सी चीजें जो गलत थी उनको उन्होंने काटा भी। तो ये जो चीजें हैं ये इस तरह निकल आती। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, दैट इज 4th 10th हाउस प्लेसमेंट। बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन रिलेटिंग टू दिस टाइप ऑफ राहु केतु प्लेसमेंट इज बिटवीन द लॉजिक ऑफ हार्ट एंड लॉजिक बिहाइंड रियल प्रैक्टिकलिटी ऑफ बिहेवियर। अब आप देखिए, 4th हाउस आपके मन का सब्जेक्ट है, आपके दिल का सब्जेक्ट है, इजी। बट 10th हाउस क्या हो गया? ये रियल प्रैक्टिकलिटी ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज सैटर्न इज द ओनली रियल प्लैनेट। सैटर्न से ज्यादा रियल प्लैनेट कोई है ही नहीं। सो आपकी ये जो डाइकोटमी है, ये डाइकोटमी दोनों हाउसेस में आपकी मिलने वाली है। Such persons think that the world of action is directly related to the world of conscience, which can influence and mold or even transform the outer reality। मन से चलेंगे, मन से कहेंगे, हमारे मन के हिसाब से दुनिया बदले, कोशिश भी करते हैं दुनिया को बदलने की। अब ये सैटर्नाइन नेचर भी है, क्योंकि 4th हाउस आपका मन है, मन के साथ मार्स भी पड़ा है, वो आपको पता ही है। देखिए मार्स को यहाँ पे भूलिए मत, ये सभी चीज से इम्बाइब्ड हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो थोड़ा सा एडवांस्ड वाले, इसमें सभी चीजें इम्बाइब्ड होती हैं। द डेवलपमेंटल एरियाज आर concentrated around pleasure seeking manas, having the desire to reach out and transform the outer world in its endeavor to achieve contentment and happiness। आप नहीं बदलेंगे, दूसरों को बदलने के पीछे लगे रहेंगे। दूसरों को बदल के ये सोचते हैं कि दूसरी दुनिया हमारे जैसी बन जाए, then we will be happy। क्योंकि अब सुख स्थान तो सुख स्थान ही रहना है ना, वहां से तो बदलना नहीं है। ये क्या है ना, ये वही कॉन्सेप्ट है कि आपका 1st हाउस, दैट मींस योर ascendant will be ascendant, वो नहीं बदलने वाला। So such persons have deep belief in the idea that the truth resides within them and can reflect in others to transform them। अब उनकी खुशी तो उनको इसी तरह मिलेगी। अब ये साइकोलॉजी है और इंसान अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से चलता है, और साइकोलॉजी ये बदलती है, ये मैं प्रेजेंटेशन के एंड में आपको बताऊंगा, वो आप कैसे देख सकते हैं। Such persons can find the wide gap in truth and reality, denoted by Ketu, and when they are not able to bridge that gap, they can withdraw into their shells and can resort to suicidal behavior to prove that they were right। अब यहाँ पर suicidal behavior भी देखने को मिलता है, क्योंकि पहले तो ये कोशिश करते हैं कि दूसरों को बदलें, बट जब बदलना नहीं होता, ओल्ड एज हो जाती है, तो आप देखो ये लोग अपने शहर में घुस के अपने घर में ही मतलब, फिर ये किसी को मिलते भी नहीं है, क्योंकि अब वो फेलियर है, फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता मन। However, they can succeed in synthesizing their contradiction, they can become living legends or great saints like Mahatma Gandhi and Ramakrishna Paramahansa, whose horoscope best exemplifies this dichotomy। ये लीजिए, ये उनके चार्ट आपके सामने पड़े। अगर आप उनमें देखोगे, एक में पहला वाला ऊपर वाला है महात्मा गांधी का चार्ट है। अब महात्मा, सबको ये चार्ट याद भी होंगे। अब आप देखिए महात्मा गांधी के चार्ट में 4th हाउस में 10th हाउस की एनर्जी लेके के तुम्हारा बैठे, सो दैट मींस कर्म तो अब मन के साथ डिसएसोसिएट हो गए। अब वहां से उनकी साइकोलॉजी बिल्डअप होनी शुरू हुई, और बिल्डअप वो कैसे हुई? राहु मून इकट्ठे थे, उसको उन्होंने अपना कर्म बना दिया। अब आप देखिए गांधी की फिलॉसफी आप उठाकर देखिए, गांधी की फिलॉसफी साइकोलॉजिकल फिलॉसफी है। उन्होंने अपना काम मन के हिसाब से चलाने की कोशिश, उन्होंने किसी को नहीं सुना। मन है कि मेरी बात को मानो, नहीं मानोगे मैं सुसाइड करने को तैयार हूँ, मरण व्रत में बैठ गए कि सारा इंडिया माने उनकी बात को। अब आप देखिए ये इतने हार्डलाइनर अप्रोच होती है, बेसिकली सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है, देखने को मिलेगी। साइमल्टेनियसली अब आप यहाँ पर ये आपको उल्टा होता दिखेगा। अब केतु शनि के घर में चले गए, केतु शनि के घर में जाके दैट मींस पास्ट लाइफ के जो इन्फ्लुएंसेस आए उसको उन्होंने अपना कर्म बना लिया। दैट मींस
साधना, मेडिटेशन, और उससे उनका कैरेक्टर बन गया। साइकोलॉजी से इंसान बनता है, इंसान से साइकोलॉजी नहीं बनती, ये बात आप सब याद रख लो। चलते हैं आगे। 5th हाउस, 11th हाउस। बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन रिलेटिंग 5th to 11th house Rahu Ketu placement is between the scientific or objective understanding of the actual world and the limited field of achievements on the economical or financial level. 11th house में ज्यादा financial achievements नहीं होती। 5th house आपके एजुकेशन का हाउस है, यहाँ पर आप साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि साइंस का फील्ड है, साइंटिफिक तरीके से आप नॉलेज को लेने की कोशिश करते हो। Thirst for knowledge and expertise knows no bounds for these people. ये लोग बहुत ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं, डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज ले लेते हैं, but they remain perplexed and at times frustrated about the financial implication of their pursuits. अब ये क्यों है? फाइनेंशियल, ये हमेशा डायलेमा में रहते हैं ये लोग, क्योंकि 11th हाउस में अब होता क्या है, क्योंकि वो सीधा आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है, एंड राहु इज मोस्ट कंफर्टेबल ओवर देयर। सो अगर राहु वहां पे चला गया, कंफर्टेबल तो है मगर आपको पूरी लाइफ एक्सपीरियंस देता रहेगा, घुमाता रहेगा। अब घुमाने में होगा क्या? आपकी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो नहीं आपके पास आने वाली। दैट इज व्हाई आप हमेशा देखोगे कि जिनका 5th लेवल एक्सेस है, आप हमेशा सीधा बोल दो कि आपके पास नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, एजुकेशन सब कुछ है, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और आप देखना 100% निकलने वाली। And when they employ themselves wholeheartedly to expand their market orientation, they find themselves choked on the knowledge-seeking front, which alone contains potential for their reputation. देखिए यहाँ पर this is most important placement, most important. अब यहाँ पर क्या है? अब आप knowledge, एक आदमी गलती से कह लीजिए या उसके पास्ट लाइफ के इन्फ्लुएंसेस से कह लीजिए, अब उसने ऑकल्ट की नॉलेज लेना शुरू कर दिया, तो वो अब कहाँ पे पहुंच गया? 11th हाउस। दैट मींस उसकी इच्छा पूर्ति, वो जो कॉग्निशन है, वो कॉग्निशन होने वाली है। Such persons can revolutionize the world with their new and original ideas. ये पूरी दुनिया को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, ये सबसे important placement है। But in that case, they have to confront bitter opposition which can level them to finish off their challenge. इनको हमेशा competition तो मिलने वाला है। Synthesis for them can be scientific or spiritual type depending upon the placement of other planets in their charts. Shri Aurobindo is a fine example. अब आप देखिए यहाँ पर या तो आपको मिस्टेक्स मिलने वाले हैं, क्योंकि राशि भी वैसे ही, देखिए जो मिस्टेक्स जितने होंगे वो आपको सबको पता है, एक्वेरियस तो वहाँ आने ही वाला है, एक्वेरियस के बिना तो ये बातें ही नहीं होती। So that is why this is so important. अब लास्ट प्लेसमेंट, क्योंकि मेरे को हो रहा है कि जल्दी किया जाए, so I will be little bit fast. This placement causes basic contradiction between the psyche formed by the struggles with the competing world and the wisdom that leads to the renunciation of the futile pursuits. अब आप देखिए ये क्या है? 6th house is the house of your struggles. जो स्ट्रगल से तुम्हारी साइकोलॉजी बनने वाली है, उसी से आपका 12th हाउस एक्टिवेट होने वाला है, और 12th हाउस एक्टिवेट होके 12th हाउस इज द हाउस ऑफ योर एक्सपेंडिचर, योर लॉसेस, या इवन एक्सॉल्टेड वीनस। ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर प्रॉपर्ली नहीं हुआ, क्योंकि एक्सॉल्टेड वीनस है। एक्सॉल्टेड वीनस दैट मींस आपको कि आपके इस प्रेजेंट लाइफ का आखिरी घर है, आपको जो कुछ भी है बस अब इसको कंज्यूम कर दो, आपको इसको खत्म करके जाना है। आगे की जर्नी तभी शुरू होगी अगर आपकी कुछ चीजें पेंडिंग रह गई, तो आपके अगले जन्म में आपको तंग करने वाली है। That is why Venus has to be exalted in 12th house. Such persons can either be radicals or monks or sannyasis. The conflict of such persons deepen when they find their radical ideas being brushed aside to garbage. ये इनके साथ बहुत होता है। तभी आप देखो 11th हाउस वाले, 12th हाउस वाले क्यों आइसोलेशन में चले जाते हैं, क्यों सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, जब उनको लगता है कि हमने इतना कंपटीशन कर लिया, इतना दुनिया को सुधारने की कोशिश कर ली, सो अब होता क्या है, अपने घर के कोने में जाके बैठ जाएंगे, आइसोलेशन, चाहे वीनस एक्सॉल्टेड पड़ा है। ये देखिए ये डाइकोटमी, ये कॉन्ट्रडिक्शंस इसी तरह निकलती है। These persons are visionaries, but they run the risk of being idealistic or impractical. ये लोग impractical होंगे लाइफ में, but spiritual होंगे, वो mystic tendencies भी होंगी। So यहाँ पर they can take their
they can take their renunciation mode to the extreme and can easily have out of body experiences or extra sensory perceptions. यहाँ पर ये चीज, क्योंकि अब आपको पता ही है नक्षत्र मान से हैं, भाद्रपद, रेवती, so ये जो चीजें यहाँ पर आनी ही वाली हैं. When they are able to synthesize this inherent conflict of their lives, they can be rare beings that surprise others, but who are difficult to follow in right earnest. Two fine examples of such personalities are Bhagwan Mahavir and Jawaharlal Nehru. ये चार्ट है जवाहरलाल नेहरू का. अब आप देखिए केतु के साथ जुपिटर आ गया. So whenever he used to talk with wisdom, with knowledge. That is why non-aligned movement हर तरफ, हालांकि उससे better prospect प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पड़े थे, but बनाया गया इसको because of this Jupiter placement. But अब है क्या? Futile pursuits, निकला कुछ नहीं. जो कुछ भी किया, ये भी चीजें देखिए आप चार्ट से निकाल सकते हो बहुत आसानी से. अब जो नेक्स्ट मतलब है, ये मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूँ इसको कंप्लीशन के लिए. To interpret a horoscope for the potential of synthesis of contradictions and to achieve transformation, we should focus on the following factors. First, we have to look at the placement of the planets in various houses to find if the 4th 10th house axis under the lordship of Moon Saturn is in some way linked to 5-11 house axis of Sun Saturn energy is not. देखिए यहाँ पर अब मैं आपको समझा दूँ. साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, ये सिर्फ आपको भावों से नहीं देखना, भावों के साथ राशि भी तो आएगी ना, तो वहां से वो आपको मिक्स कैरेक्टर्स मिल जाएंगे. तो होलिस्टिक अप्रोच भी आपको देखनी है. Then we shall have to focus on the placement of Mercury and Jupiter to find if the energies of 3rd 9th house combined are in some way linked to the energies of 6th 12th. ये देखिए 3rd 9th वहां भी आपको मरकरी और जुपिटर, और दूसरी तरफ 6th 12th में भी आपको मरकरी जुपिटर ही मिलने वाले हैं. सो ये चीजों को भी आपको, क्योंकि कई बार क्या है प्लेसमेंट्स डबल की, सो डबल प्लेसमेंट्स को भी आपको कंसीडरेशन में रखना है. सो ये जो प्लेसमेंट्स है मैंने आपको बताया, ये अब आप कैसे देख सकते हो, अब ये मैं टिप्स आपको दे सकता हूँ, इसके लिए प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं. उसके लिए आपको क्या करना है, अब आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करिए. वो क्या है, दैट इज महादशा फॉर्मूला. महादशा फॉर्मूला में क्या होता है, आपकी फर्स्ट महादशा चल रही है, दैट मींस योर फर्स्ट हाउस इज योर असेंडेंट हाउस. जैसे ही सेकंड महादशा डिक्लेयर होगी, योर सेकंड हाउस इज बाउंड टू बिकम योर असेंडेंट हाउस. उससे क्या होगा, राहु केतु एक्सिस मूव कर गया, रेट्रोग्रेड चलेगा, एक हाउस पीछे चला गया. इसी तरह जैसे जैसे आपकी महादशा चलती जाएगी, आपका राहु केतु एक्सिस मूव करता जाएगा, और जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये मूवमेंट होगी, आपकी साइकोलॉजी में, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं. अब आप देखिए राहु केतु एक्सिस से ही आप पूरा का पूरा चार्ट किसी का भी डिसाइफर कर सकते हो बाय यूजिंग दीज एडवांस टेक्निक्स, एडवांस नॉलेज. सो ये जो सेमिनार्स होते हैं, इसमें आपको बेसिक्स ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट हाउस में क्या पढ़ा है, 10th हाउस में क्या पढ़ा. ये चीजें अगर आप सीखते जाओगे तो आपके लिए लाइफ में बहुत काम आने वाली. और ये चीजें 100% बुक्स में तो कहीं है ही नहीं. सिर्फ क्या है कि मैं और प्राची लगे हुए हैं इन चीजों के ऊपर, मतलब हम लोग बुक देने वाले हैं, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा.